संजय रावल हूँ। आज मेरे साथ दो ऐसी शख्सियत हैं कि यूं तो देखने जाए तो कोई टर्नओवर की या बहुत बड़े बिजनेस की बात नहीं है, पर मैं ऐसे लोगों को प्रमोट करता हूं कि जो लोग बहुत छोटा काम शुरू करके कम से कम 200, 300 लोगों को जॉब दे सके, उनका घर चल सके और देश की जो इकोनॉमी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। ऐसे आज मेरे साथ मिस्टर टी.एस. जैन और हर्ष जैन हैं, जो सिटीजन सोलार नाम से एक बहुत अच्छी कंपनी चल रही है, उनके वो मालिक हैं, डायरेक्टर हैं। तो आज उनसे जानेंगे कि वो कैसे आज की जो नीड है उसमें सोलार कैसे काम करता है, कैसे कंपनी बनी, उन्होंने फैमिली के तौर पे इसको कैसे प्रमोट किया, और सबसे बड़ी बात कि आज के दौर की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है उसको वो पूरा करने जा रहे हैं। और मोदी साहब का जो विज़न है, जो मोदी साहब सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं सोलार एनर्जी को, उसको कैसे वो लोग आगे ले जाते हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। जैन साहब, जैन फैमिली के मेंबर के तौर पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। होप यू आर गुड। नमस्कार संजय भाई, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र संजय भाई। अच्छा, तो शुरू करते हैं कि सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है जैन साहब आपसे, पहले तो आप टी.एस. जैन क्यों लिखाते, आपका नाम क्यों नहीं लिखाते? वो क्या है कि हमारी शुरुआत साउथ से हुई है। अच्छा। तो वहाँ जनरली एक ट्रेंड चलता है, आगे 2 इनिशियल और उसके बाद नाम होता है। अच्छा, तो उस पर से टी.एस. जैन है। तो वैसे मेरा नाम तनसुखराज जैन है। अच्छा, तो मैंने उसको शॉर्ट करके टी.एस. जैन कर दिया। वेरी गुड। और थोड़ा नाम भी पुरानी वो तनसुख, तो थोड़ा लग रहा है कि भाई कुछ मॉडर्नाइज कर दिया जाए इसको। अच्छा, वो अंग्रेज में करते शॉर्ट फॉर्म कर दिया इसको। शॉर्ट फॉर्म कर दिया। और दूसरा मुझे क्यूरियोसिटी था, सिटीजन सोलर नाम कहाँ से लाए आप? ये सब हमने 1991 में जब बिजनेस की शुरुआत की, तब हमने एक फाइनेंस कंपनी फॉर्म की थी। तो फाइनेंस कंपनी का हम लोग आईपीओ का प्लान कर रहे थे 1992-3 में। ओहो, क्या बात है। तो मेरा फर्स्ट आईपीओ जो आया था वो 1996 में आया था, तब मैं 25 इयर्स का था। क्या बात है। ऑफ कोर्स विद फैमिली सपोर्ट, मेरे बड़े भाई वगैरह साथ में थे। बट उस टाइम सोचा कि भाई एक नाम ऐसा होना चाहिए जो ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सके अपने आप को। बिल्कुल। तो उस टाइम ऐसा एक ट्रेंडिंग, आपको पता ही है, सिटीजन तो वर्ल्ड ओवर ट्रेंडिंग नाम था। तो और अप्लाइज टू पब्लिक, लाइक सिटीजन इज लाइक पब्लिक का कंपनी, ऐसा कंसेप्ट दिमाग में था। तो फिर वो आईपीओ का क्या हुआ, कितने टाइम्स भरा था कि नहीं भराया था? हाँ, अरे साहब 1994 में बिगनिंग से स्टार्ट करूं या यहीं से? नहीं, बस कल इतना कि वो इशू जो आपकी डिमांड थी, तो कितने टाइम्स भरा, मतलब लोगों ने कितना पैसा? 1996 में मेरा आईपीओ आया था, अगस्त 1996 में, जो 108 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। क्या बात है। 3 करोड़ का आईपीओ था, जो 3000 करोड़ का कलेक्शन हुआ था उस टाइम। तो आपका तो पहले से ही चलता है। ठीक है, ये तो जस्ट शुरुआती बात थी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये बिजनेस आपके फैमिली से जुड़ा हुआ था या आपने खड़ा किया? ये बिजनेस में आप आए कैसे? जैसे कि आपने पढ़ाई पूरी करी, तो उसके बाद आप इस बिजनेस में आए, उसके बीच की जो स्टोरी है वो थोड़ी शॉर्ट में बताइए, क्योंकि सीधे तो आपने सोलार का तो कल का आया हुआ प्रोजेक्ट है, नया बिजनेस है, तो आप इसमें आए कैसे? सब मैंने मेरे कैरियर की शुरुआत 1991 में की थी जी। उस टाइम हमारा फैमिली बिजनेस था, टेक्सटाइल बिजनेस, जो आज भी चल रहा है। बट उस टाइम मैं जब ज्वाइन किया तो 2 साल तक मैंने टेक्सटाइल किया। फिर मुझे लगा यार मुझे कुछ बड़ा करना है। और ये जो टेक्सटाइल, उस टाइम तो छोटी दुकान हुआ करती थी, तो ये दुकान से तो कुछ बड़ा नहीं होगा। तो उस टाइम मेरा विज़न हमेशा ये था कि भाई मैं कुछ अगर आगे बढ़ना है और बड़े लेवल पे करना है, तो मुझे कुछ ऐसी मार्केट में एंटर करना पड़ेगा जहाँ स्कोप बड़ा हो। तो उस टाइम मैंने स्टॉक मार्केट में छोटे इन्वेस्टमेंट से चालू किया, और 2 साल तक 1994 से मैं स्टॉक मार्केट में एंटर हुआ। मैं अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज में भी जाता था, वहाँ पे मैं सब ब्रोकर बना, वहाँ से मैंने अपना स्टॉक का काम चालू किया, और 2 साल के अंदर अंदर मैंने अपना आईपीओ प्लान किया। और 1996 अगस्त में हमारा सिटीजन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड फाइनेंस कंपनी था, उसका हमने आईपीओ लाया, जो कि 108 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, जो मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि हमने तो उस टाइम तो ये सोच रहे थे कि अपना आईपीओ भर जाएगा, 3 करोड़ आ जाए तो बहुत है। बट उस टाइम जो एक प्राइमरी मार्केट का बहुत बड़ा सेगमेंट चलता था, जहाँ हर आईपीओ आता था तो उसका पहले से ही प्रीमियम में स्टॉक सेल परचेज चालू हो जाता था। तो अपना आईपीओ जो है 108 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ,
और उसके बाद फिर हमने जो पैसा मार्केट से लिया था उससे हमने फाइनेंस का काम स्टार्ट किया। तो आपको संजय भाई पता हो तो 90s में क्या होता था कि व्हीकल्स वगैरह जो है ना वो बहुत डिमांड से बिकते थे। हम लोग गाड़ियां बुक कराते थे 6-6 8-8 महीना। बजाज सुपर स्कूटर भी 1000 रुपए का 1400-1500 देके ऑन चलता है हर एक चीज में। एग्जैक्टली। Yes, yes, तो स्कूटर है, कार्स है, वो हम लोग क्या करते थे, कंपनी से बल्क में बाय करते थे बराबर और फिर उसको रिटेल में बेचते। उसको उस टाइम जो मार्केट में प्रीमियम चलता था वो प्रीमियम से बेचते थे। साथ साथ में जिसको फाइनेंस की ज़रूरत है तो उसको फाइनेंस भी अवेलेबल कर देते थे। तो ये हमारा काफ़ी मतलब 96 से ये फाइनेंस का बिजनेस चल रहा था। और पैरेलली हम सोच रहे थे कि भाई अभी अपना अच्छा चल रहा है तो कुछ और अपने आप को एक्सपांड करना है, तो कौन सी फील्ड में जाए, क्या जाए। सडनली हम कुछ फाइनेंस रिलेटेड ही बिजनेस मीटिंग के लिए फ्रीक्वेंटली बॉम्बे जाते थे। तो एक दो बार बॉम्बे गए तो मेरे किसी कॉमन फ्रेंड ने मेरे को जस्ट डायल से इंट्रोड्यूस किया। मतलब ऐसे ही कुछ मंगाना था तो कि ऑल 8 डायल करो ना कि तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जस्ट डायल से इंट्रोड्यूस किया तो मुझे लगा कि यार दिस इज़ द नीड ऑफ आवर कि आज की तारीख में। उस जमाने में क्या होता था, इन्फॉर्मेशन लेना है तो मैं संजय भाई को पूछूं, संजय भाई बाजू वाले को पूछेंगे, और कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं था। एकदम परफेक्ट चीज थी उस टाइम पर। हाँ, तो वो एक नया एक यूनिक कंसेप्ट था मार्केट में कि भाई फोन पे भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फिर धीरे धीरे जब उनसे इंट्रोड्यूस किया तो फिर मैं उनके एमडी को जाके मिला कि भाई आपका ये कंसेप्ट, मैंने थोड़ा डिटेल स्टडी किया। मुझे लगा कि कम से कम मैं कोई भी बिजनेस चूज करता हूँ ना संजय भाई, मेरा एक ही इंटेंशन रहता है कि क्या ये बिजनेस आगे 20-30 साल तक चलेगा, इसका फ्यूचर क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। तो मेरा हमेशा दिमाग में यही रहता है कि आप मुझे टेम्परेरी बिजनेस नहीं करना है, साल 2 साल में बदलने वाला नहीं करना है। तो जो भी बिजनेस चूज करता हूँ पहले ये देखता हूँ भाई इसकी लॉन्जिविटी क्या है, 10-20 साल 25 साल चलेगा तो मैं इसमें चलूँ, नहीं तो फिर अभी आज चलूँ और 2 साल बाद वापस चेंज करना पड़े तो क्या ही मतलब। तो जब देखा, उसका डिटेल स्टडी किया तो लगा कि यार ये बिजनेस बहुत अच्छा है। हर एक आदमी को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है और इन्फॉर्मेशन का कोई सोर्स उस टाइम था नहीं। तो धीरे धीरे मैं उनके साथ जुड़ा और मैंने उनको बोला कि भाई मुझे ये इस कंसेप्ट में जुड़ना है। तो मैं उनके साथ जुड़ के मैंने गुजरात में चालू किया और 1-2 स्टेट में और भी। उन्होंने बोला कि भाई जितना आप कर सकते हो उतना करो, हम तो 3-4 स्टेट में कर रहे हैं। तो जस्ट डायल के साथ जुड़ा। वो बहुत एक यूनिक कंसेप्ट था कि आदमी फ़ोन करता था और फ़ोन करके कि मुझे ये चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। पहले इनिशियली हम लोग फ़ोन पे लिखवाते थे लोगों को, फिर एसएमएस इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर तुरंत एसएमएस कर देते थे, मेल कर देते थे। तो जो जो डेवलपमेंट जैसे जैसे आया वो करते थे। और एक टाइम ऐसा आया कि मेरे अहमदाबाद कॉल सेंटर में एवरी डे में 10,000 कॉल अटेंड करता था। माय गॉड, अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसका कॉमर्शियल हम क्या करते थे कि जिसकी इन्फॉर्मेशन देते थे उनसे हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते थे। बराबर। तो वो एक कंसेप्ट बहुत यूनिक था और ऑलमोस्ट 15 साल चला भी सही। मतलब 10 साल तो ऑलमोस्ट मैंने जस्ट डायल के साथ बिताए। फिर उसके बाद थोड़ा हमारा कुछ चेंज हो गया तो मैंने अपना खुद का कंपनी खोल दिया, infoline.com, जो गुजरात में ऑल 6 नंबर्स थे, लैंडलाइन नंबर थे। तो बढ़िया चल रहा था, काफ़ी 15 साल तक चल रहा था। और फिर सडनली आपने देखा होगा कि 2005-6 में जो हमारे जेब में फिजिकल डायरी होती थी उसकी जगह मोबाइल ने ले ली। तो हम पहले डायरी में फ़ोन नंबर नोट करके रखते थे, सडनली मोबाइल आ गया, डायरिया जेब से निकल गई और लोगों ने फ़ोन में नंबर सेव करना शुरू कर दिया। तो तब तक तो ठीक था कि भाई इन्फॉर्मेशन लिखने की जगह आदमी एसएमएस पे ले रहा है और ईमेल पे ले रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 2000 आई थिंक 14-15 में गूगल इंट्रोड्यूस हुआ। बात लगा दी सब। और गूगल ने सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा पिक्चर ही चेंज कर दिया। और गूगल जैसे जायंट अगर आ रहे हैं तो फिर करने का सवाल ही नहीं, फिर उनसे कोई कॉम्पीट करने का सवाल ही नहीं। वो जो टेक्नोलॉजी के साथ आए थे और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि हर आदमी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉल करने की जगह गूगल करने लग गया। तो जो हम एक दिन 10,000 कॉल अटेंड कर रहे थे वो 1,000-1,200 पे आ गए। तो फिर क्योंकि धीरे धीरे लोगों को पता चला हैंडी इंफॉर्मेशन है, जब चाहिए तब उसको अपने और सीधा जितना ऑप्शन चाहिए ले लो अंदर से। हाँ,
तो फिर लगा कि भाई अभी ये फील्ड जो है वो अपने लिए काम का नहीं अपने है। लिए काम का नहीं है। और मीन टाइम में पैरेलल हमने हमारा एक प्रिंट मीडिया भी खोल दिया था, सिटीजन येलो पेजेस ओके। करके हमारा, जो पहले आपने देखा होगा कि प्रिंट एकदम डायरेक्टरी आती यस, थी येलो येलो कलर कलर की। हाँ, येलो पेजेस के ऐसा कुछ। तो वो मीन टाइम में हमने वो भी स्टार्ट किया था। तो एक साइड infoline.com चल रहा था, एक हमारी सिटीजन येलो पेजेस चल रही थी जो प्रिंट वर्जन थी और ये ऑनलाइन वर्जन था। लेकिन दोनों ही पैरेलल सेम इंफॉर्मेशन सोर्सिंग मीडिया था। और इंफॉर्मेशन सोर्सिंग का प्लेटफॉर्म धीरे धीरे Change हो गूगल ने शिफ्ट हो गया, पूरा पब्लिक हाँ शिफ्ट हो पूरा गई। स्विफ्ट हो गया। तो वो एक टाइप का हमारा कोडेक मोमेंट था कि भाई अब ये सेगमेंट जो है इसकी एक सस्टेन करना मुश्किल है अब लिमिट इसको। आ गई, और इसमें अभी हमको अगर आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है तो फिर करने में क्या फायदा। अगर जो बिजनेस डे बाय डे माइनस ही जा रहा है तो उसको अभी आगे और करके उसमें मेहनत करके क्या फायदा। तो एक टाइम पे ऐसा लेवल, ऐसा मोमेंट आ गया था कि अपन स्टक हो गए। स्टक हो गए कि यार अब क्या करें यार। अपन ने तो सोचा था ये तो लाइफ 20 टाइम साल चलने चले वाला गए है। तो 10 साल में मैं बैठ गया। हाँ, तो हमने तो सोचा था भाई इंफॉर्मेशन बिजनेस तो लाइफ टाइम चलने वाला है। लेकिन टाइम इतना फास्ट चेंज हो रहा है ना कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि कल क्या होने वाला है। और वो लेवल पे जब आए तो 1-2 साल तो एटलीस्ट हम लोग मतलब वही स्ट्रगल में थे कि अब क्या करें यार। अभी कुछ ना कुछ तो नया सोचना फिर पड़ेगा। अगेन नया ढूंढो। और नया सोच के ऐसा तो है नहीं कोई भी ट्रेडिंग के बिजनेस में घुस जाओ और साल करो ना फिर फिर वही नया देखो करो। कि 20-25 साल कौन सा बिजनेस चलेगा। एग्जैक्टली। तो फिर हमने वापस 1-2 साल, तब तक हर्ष भी मेरे साथ ज्वाइन हो चुका था, तो हमने 1-2 साल तक ये स्टडी किया कि हर्ष येलो पेजेस के टाइम से ही आ गया था मेरे साथ। तो फिर हम रोज यही सोचते थे, ये बोल रहा अंकल ये करना चाहिए, मैं बोलता हर्ष ये करना चाहिए, लेकिन यार कुछ तो ऐसा करना है जो आगे 10 साल में बैठना नहीं चाहिए। अभी आगे रिटायरमेंट तक बिजनेस चेंज नहीं करना है। क्या बात है। अभी अगर बिजनेस ऐसा पकड़ना है जो अपनी पीछे वाली लाइफ तो चलना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी एग्जीबिशंस वगैरह अटेंड करते थे, इधर उधर जाते थे, लोगों को पूछते थे कि भाई क्या बिजनेस करना चाहिए। और जनरली क्या, हम मारवाड़ी कम्युनिटी वाले आदमी, तो हमारे 90% लोग ट्रेडिंग वाले हैं। वो 10 में लिया 12 में बेचा, बस बहुत हो गया, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाने का। और मेरा प्रवृत्ति पहले से ऐसा है कि मुझे ये 10 में लेके 12 में बेचने वाला जमता नहीं है। मुझे कुछ इनोवेटिव चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें रिसर्च करे, दिमाग लगे, मेहनत लगे। मतलब मैंने जब जस्ट डायल चालू किया था तो साहब मैं सुबह 7 बजे से लगा के रात को 11 बजे तक काम करता था। ओह माय गॉड। मेरी वो 24/7 सर्विस थी, 365 डेज। तो जब चालू किया तो ऐसी हालत थी कि हम खुद बैठ के इंफॉर्मेशन दे देते थे कि भाई मैं हेल्प यू। तो मतलब अपना क्या है कि बिजनेस ब्लड में है। बराबर। अपने मारवाड़ी बंदे तो राजस्थान में पैदा हुए, तो पक्के मारवाड़ी बिजनेसमैन, और गुजरात में बॉर्न हुए। और गुजरात और राजस्थान दोनों ही बिजनेस, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाओ तो राजस्थान और गुजरात में अपने गुजराती हैं हमारे। हाँ, अदानी साहब और अंबानी साहब दोनों गुजराती हैं। अडानी साहब, अंबानी साहब तो ठीक है, बाकी भी आप देखो बहुत सारे, पर बिरला देखो वगैरह सब जो है या तो राजस्थानी या गुजराती लीडिंग है। बिल्कुल। अपने आप रतन टाटा साहब को भी देखोगे तो बेसिक वो भी गुजराती है, वलसाड़ के पास उनका। हाँ, यस। तो अपने क्या बिजनेस तो ब्लड में है। और जन्मभूमि राजस्थान, कर्मभूमि गुजरात, तो पक्के आप बिजनेसमैन हो। तो अपना दिमाग 24/7 यही चलता है कि भाई बिजनेस कैसे करना है और क्या करना है। बिल्कुल। तो अपन इसी सर्च में थे कि भाई कुछ ऐसा मिल जाए जो आगे लॉन्ग टर्म चले। तो फिर एक बार ऐसे ही मैं और हर्ष कोई एग्जीबिशन में गए थे। हम लोग सर्च तो पता नहीं, माइंड में कुछ था नहीं कि कुछ देखते कुछ नया मिल जाए ऐसा। कभी सोच रहे थे स्कूल खोल दे, कभी सोच रहे थे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल दे, लेकिन कुछ दिमाग में जम नहीं रहा था। तो ऐसे ही सडनली एक दिन एग्जीबिशन में गए तो एक सोलार कंपनी का बूथ देखा। तो मैंने कहा हर्ष यार ये कुछ नया है, चल इसके यहाँ जाके थोड़ा अपने खपाते आधा घंटा, थोड़ा दिमाग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। यही तो काम है अभी। तो उनके पास बैठे और थोड़ा समझने का ट्राई किया कि भाई सोलार क्या है, कैसे है वगैरह है। क्योंकि उस टाइम तो सोलार का ये बात करते हो 15-16 की आप? 15-16 बिफोर 10 years। हाँ, यस। तो मतलब सोलार का एस नहीं पता था, और टेक्निकल प्रोडक्ट है। हम तो कॉमर्स ग्रेजुएट लोग हैं। अच्छा, आपने स्टडी क्या किया? बस वही ग्रेजुएट अपना बीकॉम ट्रेडिशनल कॉलेज पास की और पापा के धंधे पे बैठ जाओ। जनरली बिजनेस फैमिलीज में यही होता था। हमारे फैमिलीज में हम लोग बोलते थे कि मेरे को आगे पढ़ना, तो बोले पढ़ के क्या करेगा, आके तो पापा की गादी पे बैठना है।
या किसी की गादी पर बैठना, हाँ। जॉब तो करना नहीं है। जॉब करना नहीं है, क्योंकि वो मेंटेलिटी तो पहले से है नहीं। तो फिर ये सोलार का थोड़ा स्टडी किया, फिर वहाँ से वापस आए, घर पे आके भी मैंने और उसने काफ़ी दिन तक ब्रेन स्टॉर्मिंग किया। फिर लगा कि यार दिस इज़ इट यार, यही करना है अपने को, क्योंकि एनर्जी जो है वो लाइफ टाइम चाहिए, वो कभी उसकी नीड ख़त्म नहीं होने वाली है। तो और ये फॉसिल और ये इस फ्यूल पे दुनिया कब तक चलेगी? और ये नेचुरल रिसोर्सेज है, कभी खत्म नहीं होने और वाला। ये नेचुरल रिसोर्सेज है, सन हमारे इंडिया में अनलिमिटेड आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। तो जो उसकी पहले शाप था कि बहुत गर्मी है, अभी वो आशीर्वाद बन गया। आशीर्वाद बन गया। तो ऐसे आप मतलब देखिए, इनकी पूरी बात में आप एक बात देखिए कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज अनसर्टेनिटी में आती है, ऐसा इनका मानना है कि वो फाइनेंस का करते थे, 3 करोड़ का इतना 100 टाइम्स पैसा आया, फिर वो जस्ट डायल में गए और देन 2015 में ये आया। इसका मतलब कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कुछ न कुछ चीज़ मिल जाती है। मेरे साथ मिस्टर टी.एस. जैन और उनके भतीजे हर्ष भाई बैठे हैं, उनको मैं बहुत पहले BNI में मिला था। आपसे ही पूछता हूँ कि बिजनेस की बात तो फिर करते, आप अंकल हैं, ये भतीजे हैं, तो क्या दोनों में क्लैश नहीं होता है? नहीं, मतलब क्लैश कि नहीं होता है, साथ में काम करने का मजा आता है हमको। नहीं तो भी कभी कि भाई ये नए जनरेशन वाले हैं, आप थोड़े ऑर्थोडॉक्स वाले होंगे। नहीं, मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं। अच्छा, तो फिर ये भाई का बेटा है, तो आप मानते हो कि फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होना चाहिए बिजनेस में, ऐसा आप मानते हो? बहुत जरूरी है कि या इंडिविजुअल आदमी भी कर सकता है? नहीं, इंडिविजुअल कर सकता है, उसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपके साथ आपका फैमिली का सपोर्ट हो तो यू कैन डू वंडर्स। क्या बात। सर, मोदी साहब कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव सर हमारा मतभेद होता है, मनभेद कभी नहीं क्या होता बात है, क्या बात है। देखो, जितने भी बड़े बिजनेस हाउस बने हैं उनमें जहाँ फैमिली जॉइंट में वो बिजनेस हाउस ज़्यादा ग्रो करते हैं, और जहाँ पर टूट जाते हैं वहाँ बिखर जाते हैं। आपका ये जो आपने ट्रांसफॉर्म किया फाइनेंस में, फिर जस्ट डायल में, फिर आप सोलार में आए, जिसके बारे में आप कुछ जानते भी नहीं थे, ना आपका कोई स्टडी था, ना कोई बिजनेस, फिर ये 10 साल में मैं आपका स्टडी करा, 300 करोड़ का टर्नओवर आप करते हो, मैंने आपका उसमें देखा था। तो ये आपने 2 फैक्ट्रियाँ डाली, आज इतने 250-300 लोग आपके साथ काम करते हैं। तो एक तो वो पुण्य का काम है कि इतने लोगों को आप अपॉर्चुनिटी जॉब देते हो, काम देते हो, तो वो भी टाटा कहता है पैसे कमाओ, इससे कितने ज़्यादा लोगों को आप जॉब देते हो, वो भी बड़ी बात है जी। तो ये पूरा सेटअप आपने कैसे किया? देखिए साहब, सबसे पहले तो क्या था कि एक मेंटली हमने डिसाइड कर दिया कि हमको सोलार बिजनेस में जाना है। अच्छा। और सोलार बिजनेस के लिए एक कंपनी फॉर्म कर दी। अब रहा सवाल, पहला सोलार कहाँ लगाऊं? तो मतलब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी। बिल्कुल कि भाई, और ऐसे तो हमारे से कौन सोलार लगाएगा। तो एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही दिमाग में आइडिया है, मेरे एक फ्रेंड की फैक्ट्री है वटवा में। मैंने उस फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने कहा यार तेरी फैक्ट्री पे मुझे सोलार लगाना है। तो वो बोले ये क्या होता है? मैंने कहा यार तू वो सब छोड़, तू मैं तेरे फैक्ट्री पे सोलार लगाता हूँ, तो मेरी कॉस्ट पे लगा रहा हूँ, तेरा जब फायदा हो तब बात करेंगे कि तेरे को इसका पैसा देना है कि नहीं देना है। क्या बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है। था। यस। अब शुरुआत करने के लिए कुछ भोग तो देना पड़ेगा मुझे। पहले फ्री में दारू पिलाना पड़ेगा। मतलब एक बार टेस्ट आदमी को लग जाएगा कि फायदा है, तो हर एक आदमी आके। एग्जैक्टली। यस। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि तू ज्यादा सोच मत, तेरी फैक्ट्री पे मैं सोलार लगा रहा हूँ और मेरी कॉस्ट पे लगा रहा हूँ। हाँ, और मैं मेरी कॉस्ट पे लगा रहा हूँ, और वो थोड़ा टेक्निकली साउंड भी है, तो वो थोड़ा उसने स्टडी वगैरह भी किया हुआ होगा। तो उसने बोला हाँ ठीक है तू लगा दे। तो मैंने सोलार सिस्टम उसकी फैक्ट्री पे एक पहले 20 किलोवाट का सिस्टम पहला लगा दिया, और मैंने उसको कोई बिल विल नहीं भेजा। मैंने कहा तू लगा, और स्टार्ट किया। और हफ्ते भर में फ़ोन आया उसका कि यार ये तो बढ़िया है, रोज़ 100 यूनिट बना रहा है। तो मैंने कहा भाई बढ़िया है, इसलिए मैं इसमें घुसा हूँ और इसलिए तेरी फैक्ट्री पे लगाया। बट मैं तेरे को जब तक प्रूव करके नहीं दूँ तब तक तो मैं बताऊंगा तो तू मानेगा नहीं। तू देख, फिजिकली देख। हाँ, तो और फिर महीने भर के बाद तो उसका फोन आया कि तेरा वो बिल भेज देना, पेमेंट कितना मंगवा ले। बोलो। काम बोलता है। काम बोलता है। और कोई भी चीज़ करना है तो एक्सपेरिमेंट तो पहले अपने ऊपर ही करना पड़ेगा। और मैं आपको बोलूँ संजय भाई ये है वो है, तो संजय भाई बोलेंगे कहाँ लगा है बताओ, तो कहाँ बताऊंगा। हाँ, तो ये लगा है, पूछ ले हाँ, जाके। तो फिर मेरे को 50 लोगों को बोलने के लिए एक एग्जाम्पल चाहिए था कि भाई देखो ये मेरे फ्रेंड की फैक्ट्री पे लगाया है, रोज का 100 यूनिट बना रहा है। तो वो एक ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए हमने ये किया।
और उसके बाद तो भगवान की दया से काफ़ी अपने कॉन्टेक्ट्स भी अच्छे हैं, हमारा समाज भी यहाँ बड़ा है, तो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट, रेफरेंस से रेफरेंस काफ़ी हमने वटवा में वगैरह कई फैक्ट्रियों में हमने लगाया है। फिर अपना हमारे सोशल में भी कई समाज के भवन में वगैरह लगाया। फिर तो मतलब एक से एक कड़ी बहुत जुड़ती गई publicity और फिर- वो आगे हो गया। और ऑलमोस्ट 2 साल तक हमने ये ईपीसी किया। ईपीसी हमारा फाइनल मोटो नहीं था, बराबर, बट कोई चीज़ में घुसने के लिए, पहले- सीखने के लिए भी तो एक टाइम चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 साल तक हमने ईपीसी किया। काफ़ी पहले रेसिडेंशियल 2-2, 5-5 किलोवाट से चालू किया। हाँ, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल में 100, 200, 500 किलोवाट के सिस्टम लगाए। एक कॉन्फिडेंस लेवल आने के बाद फिर ब्रदर को बोला कि भाई अभी अपने को इसमें आगे बढ़ना है। ब्रदर मतलब हर्ष भाई के फादर को। हाँ, हर्ष भाई के Okay. फादर को हम्म, अपने को इसमें आगे बढ़ना है और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और मैन पावर भी चाहिए। हम्म, तो आपको भी हमारे साथ डेडिकेट होना पड़ेगा और हम अभी इसमें मैन्युफैक्चरिंग में फुल जाना फ्लेज चाहते घुसते हैं अभी। हैं। हाँ, क्योंकि अपने को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, अभी इस हाँ। लाइन में और ये आउटपुट आ रहा है, आउटपुट आ लोगों रहा को है। पसंद आ रहा है। क्योंकि सबसे पहले तो क्या है कि जो चीज़ अपन कर रहे हैं वो अपने खुद के मन में जस्टिफाइड होनी चाहिए कि बिल्कुल। भाई मैं जो कर रहा हूँ वो एक्चुअली सही है कि नहीं हाँ, है। हाँ। तो वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल आया। उसके बाद फिर हमने पहले एक छोटी फैक्ट्री प्लान की, 20 मेगावाट की, अपना सेमी ऑटोमेटिक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की हमने फैक्ट्री प्लान की। और फिर ग्रिप आ गया। फिर धीरे धीरे 20 मेगावाट से उसको अपग्रेड करके 60 मेगावाट किया। फिर 60 मेगावाट से 200 मेगावाट किया। 200 मेगावाट से 600 मेगावाट किया। और अभी जो सेकेंड यूनिट डाला है वो 1.2 गीगावाट का है और उसमें बाई 26 एंड 1.2 गीगावाट और जुड़ जाएगा। तो टोटल हमारा जो कैपेसिटी बाई 27 जो है वो 3 गीगावाट ऑलमोस्ट हो जाएगा। हर्ष भाई, मैं देख रहा हूँ कब से आप शांत बैठे हो। गुजरात जैसे कि पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में आप गुजरात इसमें कैसे रोल मतलब अच्छी तरह से बता सकता है कि ये सोलर एनर्जी इंडियन लेवल पर आप कैसे इसको प्रमोट कर सकते हो? मतलब गुजरात का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है एज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पैनल्स? सो वेरी गुड क्वेश्चन। तो सर गुजरात गवर्नमेंट का जो एनर्जी विंग है जेडा, गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने 2015 में इंडिया का सबसे पहला रेसिडेंशियल सोलर टेंडर लाया था 60 मेगावाट का, और उसमें 30% सब्सिडी इंट्रोड्यूस की थी कि जो भी घर पे सोलार लगाएगा उसको 30% सब्सिडी मिलेगी। सोलार उस टाइम बहुत कॉस्टली था, सो वो 30% भी ऐसे देखने जाए तो कम थी। बट जस्ट लाइक वी डिस्कस के गुजराती बिजनेसमैन एक रिस्क टेकर है, तो जितने भी बंगलोज वाले थे उन्होंने ये स्कीम को अप्रिशिएट किया और लोगों ने अपने घर पे सोलार लगाना स्टार्ट किया। सो 2015 से लेके 2023 तक अभी तक गुजरात कंट्री का नंबर 1 सोलार एडेप्टेबिलिटी में नाम आता है। क्या बात गुजरात का, है, yes, टोटालिटी में, टोटालिटी में। मतलब जिसने लगवाया, जिसने मैन्युफैक्चरिंग नहीं हाँ, लगवाया। सो अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रहा हूँ। अच्छा, सो बिकॉज इतना फास्ट एडॉप्शन था तो उस वजह से गुजरात में सोलार मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ने लगी। सो आज इंडिया का टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो 200 गीगावाट है और उसका 60% गुजरात में मैन्युफैक्चर होता है। और 600 में से 20 आप करते हो, अकेले करते हो? सो अभी 1.2 पहुंच गए हैं। 1.2 पहुंचे सर, Yes. मतलब पहुंचोगे वहाँ। पहुंचेंगे, यस। अच्छा, सो मेक इन गुजरात एंड मैन्युफैक्चर्ड फॉर इंडिया एक मोटो बन गया है हमारे स्टेट का। और दूसरा कि एज अ कंट्री भी हमारे जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक टारगेट है कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से पहुंचना है 2030 में। ओह, तो अब वो कैसे किया जाए, उसके लिए सरकार ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम्स लॉन्च की हुई है जिसमें सब्सिडीज़ मिल रही है इंडस्ट्रीज़ को। तो ये शुरू होते होते गुजरात 60% ऑफ इंडियाज़ कैपेसिटी पहुंच गया। और दूसरी 1-2 योजना लॉन्च की है, पीएम सूर्यघर योजना जो रेसिडेंशियल के लिए है, यस, और दूसरा है पीएम कुसुम जो एग्रीकल्चर पंपिंग है और प्राइवेट सोलर पार्क के लिए गवर्नमेंट को पावर बेचने की स्कीम है। तो ये 2 स्कीम की वजह से इंडिया आज की तारीख में वर्ल्ड के नंबर 2 पोजीशन पे पहुंच गया है सोलर एडॉप्टेबिलिटी। नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 चाइना है। चाइना। और ओके, अच्छा, आपने बोला कि मोदी साहब ने इसको, जैन साहब बोल रहे थे मोदी साहब ने इसको बहुत प्रमोट किया। करेक्ट। तो आप अब फ्यूचर क्या देख रहे हैं इसका, सोलर एनर्जी का? जैसे 10 साल तो हो गए, अब आपको लगता है कि पहले की तरह 10 साल में ये लुटक नहीं जाएगा, मतलब ये चलेगा, इस बार आपका जजमेंट सही निकला। तो अब आगे इसका फ्यूचर, मतलब आपका गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है?
सर हमारे गोल से पहले मैं एक कंट्री का गोल बताता हूँ। जैसे मेक इन इंडिया है, सब लोग को सब जानते हैं कि चाइना वर्ल्ड लीडर है सोलार में। सो इक्विपमेंट्स हो या सोलार सेल हो, रॉ मटेरियल्स हो, सारे चाइना में बन रहे हैं। सो मेक इन इंडिया के तहत MNRE जो है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने कंपल्सन स्कीम लाई हुई है कि 2026 से सोलार सेल मेक इन इंडिया ही यूज़ होना चाहिए। 2028 में सोलार वेफर जो है जिससे सेल बनता है वो मेक इन इंडिया होना चाहिए। तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग एक इकोसिस्टम इंडिया में बन रहा है। ओके। तो एज अ सिटीजन सोलार हम 3 गीगावाट तक सोलार पैनल मैन्युफैक्चरिंग तक तो पहुंच जाएंगे 2027 में। उसके बाद जो हमारी जर्नी हमने एज अ फैमिली डिसाइड की हुई है कि हम सोलार सेल मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करेंगे। सो जितना हमारा मॉड्यूल कैपेसिटी है उतना हम सेल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और फिर उसी को ही बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके सोलार वेफर एंड इंगोट मैन्युफैक्चरिंग में जाने का प्लान है। मतलब पूरा लास्ट तक जाना है, पूरा कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। इंटीग्रेटेड ये सो। और दूसरा सर कि एनर्जी नीड आप देखेंगे कि 3 दिन पहले ही इंडिया का हाईएस्ट सिंगल डे एनर्जी यूसेज हुआ था। तो एनर्जी नीड बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। मेक इन इंडिया तो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हो रहा है। सो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट अब हिंदुस्तान में बनने लग गया है। पहले लोग चाइना +1 सोच रहे थे, अब चाइना एंड इंडिया +1 स्ट्रेटेजी ढूंढने लग गए हैं यूरोपियन और अमेरिकन। सो इस वजह से अभी एनर्जी नीड बढ़ने ही वाली है। तो सोलार कम तो होने वाला नहीं है। दूसरा सर एक और चीज़ है कि आज भी हिंदुस्तान का 90% रूफ नॉन सोलराइज्ड है। 90%? यस, ओनली 10% रूफ जो है जिसपे सोलार लगा हुआ है। तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज तो opportunity। देख लीजिए ग्राउंड कहाँ खाली है। पड़ा है आपके पास। और हमने जब स्टार्ट किया था सर तब 250 वाट की सोलार पैनल आती थी, अब हम खुद 650 वाट की सोलार पैनल बना रहे हैं। तो काफ़ी सारा एडवांसमेंट आ रहा है सोलार इंडस्ट्री में और अपॉर्चुनिटीज़ की तो कोई कमी रहने वाली नहीं है। हर्ष भाई, मुझे कब की सर के आपने शुरू तो बहुत छोटी कंपनी करी थी, आज आपने प्रतीक गांधी को ब्रांड एम्बेसडर लिया है, उसकी क्या वजह है? सर उसका भी क्यों प्रतीक गांधी ही क्यों? सर उसका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो प्रतीक Please गांधी को बताइए। आप जैसे जानते हैं कि उन्होंने एज अ थिएटर आर्टिस्ट फ्रॉम गुजरात स्टार्ट हाँ, किया चंद्रकांत था। बख्शी करके उसने जो ड्रामा किया था ड्रामा किया सिंगल था, में, एग्जैक्ट सिंगल मैन। आई एम पालनपुरी, तो चंद्रकांत बख्शी पर तो हम तो पहले देखेंगे। True। तो उसको क्यों लिया आपने? सो स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात एंड नाउ ही इज़ अ वेल नोन फेस पैन All over इंडिया the- एंड yes, ओवरऑल World। सारे वर्ल्ड में बिल्कुल। फेमस है। सो सेम स्टोरी सर हमारी है। हमने अहमदाबाद से चालू किया है छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, और आज जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक सारी जगह सारे स्टेट्स में हम सोलार पैनल सप्लाई कर रहे हैं। कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपके? सर एट प्रेजेंट 27 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड चैनल पार्टनर्स हैं और कस्टमर्स तो पैन इंडिया हाँ, है। पैन इंडिया है। तो आप C2C मतलब वो डायरेक्ट भी बेचते हो या डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू बेचते हो? सर पहले हमने जैसे अंकल ने बताया कि हमने एक सोलार EPC कंपनी स्टार्ट किया था, बट देन वी एंटर्ड इनटू सोलार पैनल मैन्युफैक्चरिंग। तब एक हमने एक एथिकल कॉल लिया कि हम हमारे कस्टमर का कॉम्पिटिटर कभी नहीं बन सकते। तब हमने स्लोली ग्रेजुअली EPC बंद कर दिया और सिर्फ B2B स्टार्ट रखा। सो आज हम EPCs को सोलार पैनल सप्लाई कर रहे हैं। ओके। सो ये B2B बिजनेस की जर्नी ही चला रहे हैं एट प्रेजेंट। अच्छा, इतना बड़ा जब आप एक्सपांड हो तो आप ऑटोमेशन पर जाते होंगे, तो ऑटोमेशन पर जाने से मैन पावर तो कम हो जाएगा। हमारे देश में मैन पावर की कोई कमी नहीं है, तो इसको आप कैसे देखते हो कि ऑटोमेशन ज़्यादा करना चाहिए या मैन पावर को ज़्यादा लगाना चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। आज की जनरेशन पूरी डेटा ड्रिवन है। ओके, यस। सो हम भी रियल टाइम प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है, प्रोडक्शन को रियल टाइम चेक कर रहे हैं। हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स लाए हुए हैं जो हमारी ERP से चल रहा है। इवन इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, क्लाइंट कम्युनिकेशन हो, सारा ऑटोमेशन है। एंड सर आई कैन प्राउडली से दैट वी आर इंडियाज़ फर्स्ट कंपनी हु हैज़ ब्रॉट AI इन सोलार पैनल क्या बात मैन्युफैक्चरिंग। है। सो AI हमें रियल टाइम चेक दे रहा है, रियल टाइम अपडेट्स दे रहा है कि ये Everything। क्वालिटी प्रॉब्लम है। तो सर मैन पावर की बात रही, मैन पावर इसलिए क्योंकि स्केल बढ़ता जा रहा है। पहले हिंदुस्तान में 2 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग थी, आज हिंदुस्तान में 200 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग है। सो एम्प्लॉयमेंट इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। आगे जाके हम 400-500 गीगावाट पे पहुंचेंगे तो मैन पावर रिक्वायरमेंट कम नहीं होगी। और दूसरा सर AI को चलाने के लिए और उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए भी आदमी ही चाहिए। ये खुद तो बताएगा नहीं। मैं खुद तो सारे डेटा आपको पॉइंट चेक पूछना नहीं कर पड़ेगा, सकता, उसको हमको पूछना डालना पड़ेगा सब डेटा। तो सर स्किल्ड मैन पावर की जो ज़रूरत है वो हमेशा रहने वाली है। स्किल डेवलपमेंट जो आज नीड ऑफ द आवर हो गई है वो
हमेशा रहेगी। मतलब ऑटोमेशन से डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सर, ऑटोमेशन इज एन अपॉर्चुनिटी परफेक्शन के लिए। परफेक्शन के लिए। हर्ष भाई, दूसरा मुझे कब से जब से बैठे, मेरे यहाँ सोलर नहीं लगा, मेरे घर पर लगा हुआ है, पर वो तो रेसिडेंस के पर्पस से। अगर एक बिजनेसमैन के तौर पर अगर मैं सोलर लगाता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा आज? सर आपने बोला बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कोई भी एक्सपेंस करने के पहले, कि मेरा आरओआई क्या होगा। बिल्कुल। सो जब आप सोलार सिस्टम लगाते हो आपके रूफ पे या आपके प्राइवेट सोलार पार्क लगाते हो, तो सोलार का जो आरओआई है सर 3 to 4 ईयर्स में आ जाता है। हम्म एंड एक सोलार सिस्टम की जो लाइफ है वो 25 ईयर्स बेयर मिनिमम है। हम्म मेरे हिसाब से तो 30 से 35 साल तक चलेगा, बट जो गारंटी वारंटी होती है वो 25 ईयर्स की होती है। ओके। सो 3 से 4 साल में आपका सिस्टम फ्री हो जाता है, 25 साल तक चलने वाला है। तो आप अगर उसको आईआरआर परसेंटेज में देखें तो आपका 15 से 18% का आईआरआर आ रहा है। हम्म सो फॉर श्योर एक बिजनेसमैन के लिए 18% आईआरआर आ रहा है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और आप एक ग्रीन लिविंग सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट कर रहे हो, तो बिल्कुल लगाना चाहिए सोलार। ગુજરાતીમાં કહું તો ભાઈનું કહેવું એવું થાય છે કે તમે લગાવેલા પૈસા 3-4 વર્ષમાં પાછા આવી જાય છે અને બાકીના 20-25 વર્ષ સુધી એ આપણને સેવા આપે છે. અને જે કીધું એ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ એટલું છૂટે છે એ તો ફાયદામાં. અને તમે પર્યાવરણને મદદ કરો છો. એટલે હું માનું છું કે જે ગુજરાતીઓના ધાબા ખાલી છે એ લોકોએ તાત્કાલિક આ લોકોનો કોન્ટેક્ટ કરી અને પેનલ લગાવીને ઘરનું લાઇટ બિલ બચાવી અને દેશમાં એ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે કે પોલ્યુશન ઓછું થાય, વપરાશ ઓછો થશે તો ઓછું ઉત્પાદન કરવું પડશે, તો એના સેન્ટરો મોટા લાગવાને બદલે સોલાર એનર્જીને આપણે પ્રમોટ કરી શકશું. એ એમનું કહેવાનું ગુજરાતીમાં થાય છે. जैन साहब, ये सारी बिजनेस की बातें तो हमने जान ली, आपने भी बहुत जगह पर करी, पर मुझे पर्सनल इंटरेस्ट जानने में होता है कि आप खुद क्या सोचते हो हर एक बारे में. आप टिपिकल जैन फैमिली से आते हो, आप बोलते थे कि मैं ये करता हूँ, धार्मिक ये करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ. आप भगवान में मानते हो या ऐसी कोई पावर है, ताकत है इसमें मानते हो कि जो कुछ कर रहा है या करा रहा है? क्या मानते हो भगवान के बारे में, क्या मानते हो? 100% साहब. हमारे को तो क्या है, बचपन से यही सिखाया गया है कि रोज़ सुबह, जब मैं छोटा था तो बचपन में रोज़ सुबह उठता था तो मैं देख रहा था कि मेरे पिताजी सुबह सुबह सामायिक कर रहे हैं. बराबर. तो उनका एक प्रिंसिपल था कि डेली सुबह उठ के 48 मिनट्स का जो हमारा सामायिक होता है वो करना और उसके बाद अपना डेली रूटीन चालू करना. सामयिक में क्या करते हो? जो लोग सामयिक वर्ड नहीं जानते उनके लिए. सामयिक एक हमारा जैन का 48 मिनट्स का रहता है, जो एक स्वाध्याय होता है उसमें. तो उसमें जनरली हम लोग हमारा नवकार मंत्र से शुरू करके कुछ मंत्र का पाठ करते हैं और उसके बाद जो भगवान पार्श्वनाथ है, महावीर भगवान की आराधना करते हैं, उनकी माला गिनते हैं और कुछ जो सामायिक के रिलेटेड मंत्र है. इन शॉर्ट वो ऐसा है कि वो हमारे पूरे पिछले 24 घंटे में जो भी काम किया है उसमें जो भी हमें पाप दोष लगा है उससे हम मुक्ति पा जाते हैं. तो हम हर रोज़ सुबह एक नया दिन फील करते हैं और पुराना भार हमारा उतार देते हैं. आज भी करते हो? मैं आज भी एवरी डे रोज़ सुबह 1 घंटा स्वास्थ्य को देता हूँ और 1 घंटा स्वाध्याय को देता हूँ. देखिए, मैं जो बोलता हूँ कि तन और मन अच्छा हो तो धन आता है. तन के लिए वो 5 किलोमीटर चलते हैं और मन के लिए सामयिक करते हैं. तो आज 300 करोड़ के टर्नओवर के मालिक हैं 10 साल के अंदर. तो तन और मन अच्छा रखिए तो धन आएगा, ये प्रूव करता है. जी साहब, आगे. और दूसरा फैमिली वैल्यूज़ की बात है तो हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि भाई जितना हो सके भाइयों के साथ मिलके करना चाहिए. और उससे क्या होता है, अकेला आदमी, एक कहावत है कि अकेला चना बाहर नहीं भोंक सकता है. यस, बिल्कुल. और क्या होता है कि मान लो कोई भी बिजनेस आज हम कर रहे हैं, एक्सपांड करते हैं, उसमें प्लस माइनस आता है, कभी आदमी हेल्थ वाइज प्लस माइनस होता है, थक जाता है, तो एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है. और आज कोई भी डिसीजन लेना होता है तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है. मैं और हर्ष मिलके कोई चीज़ डिसाइड करते हैं और उसके ऊपर अप्रूवल लेने के लिए बड़े भाई साहब के पास पहुंच जाते हैं. क्या बात कि भाई हम जो कर रहे हैं वो ओके है कि नहीं है. अच्छा, रियल में? एग्जैक्टली. हर्ष भाई, और Yes, आपके 100% पापा एक्नॉलेज, मतलब उनको परमिशन लेते हो आप? सर बहुत स्ट्रिक्ट है. क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस. और हमें भी उससे एक सिक्योरिटी और सेफ्टी फील होती है कि यार भैया ने अप्रूव कर दिया है ना, मतलब अपन गलत तो नहीं कर रहे हैं. तो एक मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई अपन जो भी कर रहे हैं ना, कि चलो अब तो सही है, उन्होंने ओके कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इससे क्या है कि
माइंड को बहुत सपोर्ट मिलता है, फैमिली भी हमारी बहुत सपोर्टिव है, मेरी वाइफ वगैरह। कभी जैसे बीच में ये थोड़ा पीरियड आया तो हाँ, उस हर एक की टाइम लाइफ में आता है। थोड़ा ऐसे माइंड में ऐसा होता था यार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उनका भी ऐसा ही अप्रोच रहता था कि भाई आप तो बस सुबह से शाम लगे रहो, बाकी तो अच्छे खड़े रहो, कर्म, रन तो बनेंगे, हाँ, पीच पे खड़े रहो। अच्छे कर्म करोगे तो आज नहीं तो कल फल तो अच्छा ही आना है। अच्छा, तो वो एक फैमिली अप्रोच हमेशा ऐसा ही रहा है कि भाई सबको जॉइंटली करके सबको जॉइंटली आगे बढ़ना है। जैन धर्म की पूरी फिलोसॉफी कर्म पर आधारित है। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, क्योंकि कर्म और फल अलग नहीं है। इसका मतलब कि तू अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। ये भाई साहब वही वर्ड बोले कि तू कर्म अच्छे करते जा तो फल आपको पक्का मिलेगा। यही बात हुई। एग्जैक्टली अच्छा, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स अभी तो है नहीं। अच्छा, कब गुजर गए? काफ़ी, मेरे फादर को एक्सपायर हुए ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए। Okay. मदर को भी 15 साल हो गए। मतलब सोलार में आप आए उसके पहले? हाँ, उससे पहले। पर उन्होंने देखा है कि आप अच्छी तरह सेटल हो गए? हाँ, फादर हमारे राजस्थान रहते थे और मेरे फादर ने अपनी पूरी लाइफ लोगों की सेवा में ही बिताई। अच्छा, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स तक मेरे फादर हमारे गांव में सरपंच थे। हाँ, तो उस गांव का रोड, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ उनके रहते हुए बना। तो उनका मतलब काफ़ी पब्लिक सेवा काफ़ी की और उनका ऐसा ही गांव में इज्जत भी थी कि रात को 12 बजे कोई रेलवे स्टेशन पे उतर के बोले कि मेरे को सरपंच साहब के यहाँ जाना है, तो स्टेशन मास्टर खुद गाड़ी भेजता था कि जा क्या छोड़ बात के आ। है। छोड़ के तो वो एक वैल्यू हाँ, थी। वैल्यूज थी। वैल्यू पैसों से ज्यादा वो बड़ी चीज होती है। एग्जैक्टली। आप जैन साहब समझो कि आज भगवान, आज आपका 300 करोड़ का, आपका 3000 करोड़ का टर्नओवर हो गया, मान लेते हैं, भगवान करे हो जाए, आप जैसा कर्म करते हो, और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी से ही सब कुछ होता है, वो आप जो बोलते हो। एग्जैक्टली। तो आप इस देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट करोगे? ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर हो गया तो, जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, तो आपका क्या ड्रीम है? अगर सोलार में आपका लॉटरी लग गया और बहुत पैसा कमाए, तो आप देश के लिए क्या करना है? ऐसा कुछ सोचा हो तो, या अभी जस्ट बात करने के लिए बता रहा हूँ? सब विजन तो बहुत है। एक दो चीजें कि भाई अगर भगवान ने दिया तो अपना छोड़ के फिर ये चीजें मेरा करेंगे। हमेशा एक ऐसा रहता है कि भाई सबसे पहले तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे समाज के वृद्ध है उनकी सेवा के लिए हम कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट चलाओ। जनरली लोग उसको वृद्धाश्रम बोलते हैं, नहीं, लेकिन वो मेरा वो नहीं है, अलग चीज है। मैं एक काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि मैं एक सीनियर सिटीजन एक्टिविटी सेंटर खोलूँ। यस, एक्टिविटी सेंटर बहुत क्योंकि बढ़िया। आज की तारीख में क्या होता है, सीनियर सिटीजन जो रिटायर्ड होते हैं ना, वो घर पे बैठे हुए किसी को अच्छे नहीं लगते और वो खुद भी थक और वो जाते हैं। खुद भी बोर हो जाते हैं। तो उनको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है कि वो कहीं जाके अपना 2-4 घंटा टाइम पास करे, अपने यार दोस्तों को मिले और वो उनसे जो खुशी मिलेगी वो उनको घर पे बैठ के बोर होके नहीं बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल, वो मोनोटोनस लाइफ हो जाती है घर के Exactly. अंदर। क्या तो बात है। ऐसा माइंड में हमेशा बैक ऑफ द माइंड है और चांस जिस दिन भी मिलेगा उस दिन जरूर ये करना चाहूँगा मैं। हर्ष भाई, आप तो अभी थोड़े यंग है, पर आपसे पूछता, अभी भगवान आ जाए कि चलो भाई तुमको ले जाना है, मतलब मौत आ गई, अभी बैठे हुए हो, और आखिरी क्वेश्चन मेरे पास है कि भाई अभी आपको 2 मिनट के बाद यमराज ले जाए, तो आप क्या करोगे, क्या सोचोगे उस टाइम? उस टाइम क्या सोचेंगे? मतलब अभी मौत आ गई, आपको 1 मिनट है, तो मैं आपको पूछूंगा कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मतलब आप क्या सोचते हो कि भाई अभी तो मरना ही है, 1 मिनट के बाद आपको जाना है, तो आप क्या करोगे उस टाइम? नहीं, अपने तो भगवान को बोलेंगे कि वो आखिरी ख्वाहिश में वापस इधर ही भेज दो। पक्के मारवाड़ी जैन है व्यापारी। अभी काम बाकी है, अभी बहुत कुछ वहां करना भी है। डील कर लेंगे। आप दोनों को पहले आपसे पूछूंगा, पहले हर्ष भाई आपसे पूछता हूँ कि आज का यूथ सोचता है कि मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। हालांकि मैं आपको उस तरह से नहीं पूछा कि आपने भी बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली, पर आज का जो यूथ है, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, संजय भाई क्या करे, कहाँ से शुरुआत करे। तो एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, या एक नया आदमी स्टार्टअप करता है कोई भी, जैसे आपने 2-3 बिजनेस किए, 2-3 चीज़ें आप और भी करते होंगे, क्योंकि ओनली ब्रेड बटर नहीं है, आप और भी चीज़ें करते हो। तो आज का जो यूथ बिजनेस में आ रहा है, जो कॉलेज, ऐसा नहीं कि आज का यूथ बहुत बढ़िया है, वो एकदम लोग बोलते हैं कि जेंजी, वो जेंजी वर्ड यूज ही मैं नहीं करता हूँ। आज का यूथ बहुत अच्छा है, तो उसके लिए आप एक थोड़ी अच्छी बात बताना चाहें कि ये चीज़ें करें और शुरू करें, तो उसको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल किए बगैर तो कुछ नहीं। तो आप एक मैसेज अगर देना चाहें 2-4-5 मिनट में कि भाई
ये चीज़ें करें तो आप जो भी करोगे उसमें आप सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है। कोई गारंटी तो मेरी आपकी किसी की नहीं है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप बता सको? आज का जो यूथ है जो कॉलेज पूरा किया है अब उसको स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे? सर आज के यूथ के लिए एक सिंपल मैसेज ये है कि स्टार्ट करो, ब्रिंग योर ड्रीम्स एंड आइडियाज़ इनटू एक्शन। बस स्टार्ट करो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ अपनी बढ़ाओ। जिस फील्ड में आपने एक आइडिया बना लिया है, ड्रीम कर लिया है, उसके ऊपर रिसर्च करो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के कि ये कितना लंबा चलेगा, क्या मैं इससे कोई इंडस्ट्री में इम्पैक्ट ला रहा हूँ, क्या मैं सोशियो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहे हो तो 100% घुस जाओ। सर हर बिजनेस में एक लहर आती है, अगर एटीट्यूड सही है तो डाइव मार लो। मार लो, क्या बात है। तो सर यूथ को यही एक, और दूसरा है कि सर अपना रिसर्च और स्टडी जो है वो बंद नहीं करे। हमने भी जब सोलार स्टार्ट किया था सर 2015 में, मतलब अपने आप को अपग्रेड करते रहो। अपग्रेड करते रहो, क्योंकि हमने भी इसी तरीके से स्टार्ट किया था। हम कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, मैं भी फाइनेंस पढ़ के आया हुआ हूँ। सो 2015 में हमने, उस टाइम यूट्यूब आ चुका था, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे थे। हम मल्टीपल टाइम्स चाइना गए, वहाँ के बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो होती है, जो वर्ल्ड लीडर हैं आज सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में, उनके फैक्ट्रीज़ में गए, उनके तौर तरीके सीखे, उनका क्वालिटी इंस्पेक्शन के तरीके सीखे, और वो सब हम यहाँ पे लेके आके अडॉप्ट करके अप्लाई करने लगे। तो सिर्फ ड्रीम से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होगा, उसको आपको एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च से बैक करके एंटर करना पड़ेगा। जैन साहब, आपके बेटे हैं? हाँ, मेरा सन है। क्या करता है वो टेक्सटाइल में मैन्युफैक्चरिंग करता वो है। इस लाइन में नहीं है? वो इस लाइन में नहीं। अच्छा, एज ए पेरेंट्स कितने साल का आपका बेटा है? 28 ईयर्स। 28। तो आपके लिए एक परफेक्ट क्वेश्चन है। आज के जो पेरेंट्स हैं, जैसे मेरा बेटा चाहता है कि मैं होटल खोलूँ, मैं बोला नहीं होटल मत खोल, इसमें रिस्क है। मेरा बेटा बोलता है कि मुझे कंस्ट्रक्ट, मैं बोला नहीं इसमें तो बहुत पैसा चाहिए। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ अपने शेयर करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, अपने विचार देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर अगर बच्चा सही नहीं करता तो मामा बोलते देखो हूँ कहते तो ने, अगर सक्सेस हुआ तो बेटा बाप को बोलता कि जो तुम्हारा थी भी मैं आगे वधी करी। तो इसको आप कैसे देखते हो कि माँ बाप को बच्चों के साथ रिलेशन कैसे रखने चाहिए? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि माँ बाप को बच्चों के साथ उसको जो करना है वो करने देना चाहिए, अपनी ओपिनियन देना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए, नहीं करने देना चाहिए, क्या कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए? नहीं सब, मेरा क्या है, पहले से एक विजन है, मैं कोई चीज़ थोपना नहीं चाहता हूँ वेरी गुड कि भाई यही करना है, बट उसको एक कंफर्ट देके, एक सलाह देके छोड़ देने का, देख मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। क्या बात है। और तू पहले इस पे ध्यान दे, अगर तुझे अच्छा लगता है। जैसे मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस था, तो ये मेरे बच्चे ने IIT किया है, वो टेक्निकल वाला था, लेकिन जैसे ही अपना ये कोरोना का टाइम शुरू हुआ तो इन लोगों की जॉब वगैरह छूट गई। तो मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस था। मैंने बोला अभी तू फ्री बैठा है ना, अभी तो वैसे भी तेरी जॉब है नहीं, तो तू थोड़ा टाइम एक काम कर अपना, मेरा पार्टनरशिप में चल रहा था वो, तू थोड़ा टाइम वहाँ जा और वहाँ जाके देख, अगर तुझे कंफर्ट आए तो ठीक है, और कंफर्ट नहीं आए तो कोई बात नहीं, फिर तू तेरा IT वाला काम कर लेना। तो साल भर गया वहाँ पे, तो जो बिजनेस था उसको बिजनेस तो समझ में आ गया। बोले पापा ये बिजनेस तो समझ में आ गया मेरे को टेक्सटाइल का, लेकिन मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है। तो तू क्रिएटिव कर, कोई इश्यू नहीं है। तुझे टेक्सटाइल बिजनेस समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है, तू क्रिएटिव कर। तो उसने अपना उसी में एडवांसमेंट करके, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करके आज एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है वो, और वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है। मैं उसकी ऑफिस पे सिर्फ महीने में 1 या 2 बार जाता हूँ, वो भी अकाउंटिंग देखने के लिए कि भाई तेरा सब सही तो चल रहा है ना, बस। उसके अलावा मेरी उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। तो वो ही इज ऑल्सो एंजॉइंग हिज वर्क, लाइक कि पूरे दिन टक टक। और आप भी खुश है? मैं भी खुश हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बोलते कि यार इतना बड़ा सोलार का बिजनेस तुम्हारा डेवलप हो गया, अभी उसको टेक्सटाइल में क्यों रखा है? तुम मेरा बेटा है, मैं जानू, तुम्हारे को क्या लेना है? मैंने कहा भाई कोई भी एक ही चीज पे सब क्यों डिपेंडेंट? बिल्कुल। और वो अपने विजन से काम कर रहा है, वो खुद को खुशी डेवलप कर रहा है। है। एग्जैक्टली, वो खुद को डेवलप कर रहा है। वो आज छोटे से उसने लेवल पे स्टार्ट किया, अभी उसने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर अपना वो फैक्ट्री बना दिया है, वो ड्रेसेस मैन्युफैक्चर कर रहा है।
और वो अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहा है तो तो he क्यों should डिस्टर्ब develop his own way. बाकी तो ये सोलार में अगर है तो वो उसका ही है ना, मेरा एक ही लड़का है, करना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भी यहाँ लाऊं और फिर डू एज डायरेक्ट. मैं डू एज डायरेक्टेड में नहीं मानता हूँ एक्चुअली. खलील जिब्रान ने कहा है कि वी आर ट्रस्टी ऑफ अवर चिल्ड्रन, वी आर नॉट ऑनर ऑफ अवर चिल्ड्रन. जो जैन साहब ने बोला, देखो अल्टीमेटली वही वर्ड आते हैं कि बच्चों के साथ उनको विचार दो, संस्कार दो, फिर जो उसको करना है उसको समझाओ. अगर वो अपनी चीज़ पर अड़ा रहता है तो उसको करने दो, पर ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूँ मेरा ही बिजनेस है वही तुमको करना है, वरना अमिताभ बच्चन का बेटा सुपरस्टार बन जाता. ऐसा तो होता नहीं है. सुनील गावस्कर का बेटा क्रिकेट टीम का कैप्टन होना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है. मुकेश भाई और अनिल भाई को इक्वल रुपये दिए थे. तो वी आर ट्रस्टी ऑफ अवर चिल्ड्रन, वी आर नॉट ऑनर ऑफ अवर चिल्ड्रन. અને સાહેબ એક મહત્વની વાત હા, એ please છે કહો કે ને. આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે મોરના ઈંડાને ચિતરવા ચિતરવા ના ના પડે. પડે. તો બેઝિક ટેલેન્ટ તો એની અંદર એટલે છે જ. આપણું લોહી છે તો એવું સારું જ નીકળવાનું છે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બેઝિક ટેલેન્ટ તો એની અંદર છે જ, બિઝનેસ તો બ્લડમાં છે જ. તો ક્યાંય બી કંઈ બી કરશે તો એ ડેવલપ તો કરી જ લેશે, એટલું તો આપણને કોન્ફિડન્સ છે. રોજ ઘરે જોતો હોય કે કેવી રીતે એક સવારે ઓફિસ જવાનું છે, એક ડિસિપ્લિન પહેલાથી અને હું જોઉં છું આવી તમે જ તમારા જાય છે. પપ્પાને કેવી રીતે ટ્રીટ કર્યા, તમે તમારા Exactly. ભત્રીજાને કેવી ટ્રીટ કર્યા, આ બધું જોઈને બાળકો, બોલો છો નહીં પણ તમે જે જીવો છો એ જોઈને બાળકો શીખે છે. ડિસિપ્લિનમાં આવી જ જાય છે. એમના લાઈફમાં આવી જાય. એટલે મોદી સાહેબ જે વસુદેવ કુટુંબકમ કહે છે એનાથી ઘણી બધી ઇટ્સ અ બિગ યુનિવર્સિટી તમે જ્યારે જોઈન્ટમાં રહો છો ત્યારે. મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી કે એક માણસ અલગ બિઝનેસ શરૂ કરે, બહુ બધા પ્લાનિંગ કરીને એક નવો બિઝનેસ શરૂ કરે, છતાં બી એમાં પણ પાછું બરાબર બ્રેકઅપ એટલે મજા ના આવે અને ફરીથી પાછા એક નવો ત્રીજો બિઝનેસ ચાલુ કરે. પહેલાં જૂના બિઝનેસ ચાલુ જ હોય અને છતાં એમાંય સફળ થાય. એની પાછળ એક જોઈન્ટ ફેમિલી, એક ધર્મ, ભગવાનને સાથે લઈને ચાલવાનું, મા બાપ, પરિવાર, ભાઈ બહેનને સાથે લઈને ચાલવાનું, પોતાની જાતને સતત અપગ્રેડ કરતા રહેવાનું. સતત નોકિયા કેમ પતી ગયું, અપગ્રેડ ના કર્યું. ડાયનોસોર કેમ મરી ગયા, સમય સાથે પરિવર્તન કર્યું નહીં. તમારે તમારી જાતને ઇવેલ્યુએટ કરવી પડે, પણ લોકોના વેલિડેશન પર જીવવાને બદલે પોતાને જે યોગ્ય લાગે છે એ તમે કરો. તો એક ઝીરોમાંથી શરૂ કરેલી સિટીઝન સોલાર્સ આજે 300 કરોડના ટર્નઓવરે પહોંચી અને હજુ તો એમના ડ્રીમ 1.2 ગીગાબાઇટ ને 2 ગીગાબાઇટ ને બધું ક્યાં ચાલશે એ તો હવે સમય બતાવશે. ફરીથી તમને કોઈ આવી જ સરસ મજાની વ્યક્તિ સાથે હું મળીશ. પણ જીવનમાં સફળતા એ માત્ર પોતાના માટે પૈસા ભેગા કરવા અથવા મર્સિડીઝ લાવી એ નથી, પણ તમે સમાજ માટે પણ કંઈ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું. તમે જો આજે ટીએસ જઈને એક સરસ વાત કરી જે મને બી બહુ ઇન્સ્પાયર કરીને હું પણ એ દિશામાં વિચારીશ કે સિનિયર સિટીઝન હોમ નથી બનાવવા, પણ સિનિયર સિટીઝનને મજા આવે એવું કંઈક બનાવીએ કે જ્યાં એને એમને ગમતી પ્રવૃત્તિ કરીને એ લોકો મજા કરે. ઘર તો છે જ. એટલે આવા વિચારોવાળી વ્યક્તિ બિઝનેસમાં આવે, તમે પણ આવું કંઈક ઇનોવેટિવ કરશો તો ભગવાન તમને પણ ખૂબ પ્રગતિના સ્ત્રોત પર લઈ જશે. अगर जैन साहब जैसे मैंने हर्ष भाई को पूछा था, आखिरी क्वेश्चन फिर हम इसको पूरा करते हैं. बहुत थोड़ी बात करनी थी पर आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंग थी तो बहुत लंबा हमने चलाया और मज़ा आया. आप भी आज का जो यूथ बिजनेस में आ रहा है तो हम लोग कोई बहुत, मैं और आप कोई सफल ऐसे कोई किसी को बता सके, एडवाइस दे सके उसलिए, पर आपने जो स्ट्रगल किया, क्योंकि लाइफ में बुरा फेस भी आया होगा, पैसों की दिक्कत भी आई होगी. जब एक इतना अच्छा चलता बिजनेस अपने नज़र के सामने मरता हुए देख रहे हैं तो अब कैसे माइंड सेट रखना. तो आज का जो यूथ आता है उसको आप क्या बताओगे कि भाई कैसे माइंड सेट के साथ कोई भी चीज़ चालू करनी चाहिए? सर मेरा एक हमेशा फिलोसॉफी नहीं, आपका जो खुद का एक्सपीरियंस है. एग्जैक्टली यस. मेरा हमेशा एक ही विज़न रहा है कि अगर महंगी घड़ी खरीदनी है तो रोज़ घर जाते टाइम नहीं देखना है. अगर आप टाइम देखोगे तो महंगी घड़ी नहीं खरीद क्या पाओगे. बात है, क्या बात है. तो और मेरा भी यही विज़न रहा है. मैं जब ऑफिस पे बैठता हूँ तो भले 7 बजे मेरा स्टाफ सारा चला जाता है, लेकिन मेरा काम अगर 8 बजे तक पूरा नहीं होता तो मैं 8 बजे तक भी हिलता नहीं हूँ. बिल्कुल. और वो भी 8 बजे भी इसलिए जाता हूँ कि बाहर 2-3 लोग जो खड़े होते हैं, जो जिनकी ड्यूटी है मेरे जाने के बाद जाने का, वो बेचारे चक्कर मारते कि यार सर कब जाए तो मैं जाऊँ. वो भी बैठे रहते हैं. तो मतलब अगर आपको लाइफ में ड्रीम अचीव करना है तो आप टाइम देख के, घड़ी देख के रोज काम करोगे तो नहीं चलेगा. यू हैव टू वर्क मोर देन योर एफिशिएंसी. जैसा कि हम देखते हैं हमारे पीएम मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं. 4 घंटे तो सोते हैं. उनको क्या जरूरत है 18 घंटा काम करने की? उनका तो कोई ड्यूटी आवर्स तो है नहीं, लेकिन वो मन से 18 घंटे काम करते क्योंकि उनको कुछ हटके करना है. बिल्कुल. लीग से हटके करना है, कुछ नया दुनिया को देना है, एग्जाम्पल सेट करना है. तो आप घड़ी देख के रोज 6 बजे घर जाने वाला एटीट्यूड रख के आगे नहीं बढ़ सकते. कुछ नहीं कर सकते फिर. तो मेरा ये हमेशा विजन है कि अगर कोई काम करना है तो उसमें डट जाओ,
100% डट जाओ। और हम तो बिजनेस वाले हैं, हम तो हमारा बिजनेसमैन वाले का और मिलिट्री वाले का सेम ड्यूटी है, 24/7। 24/7 लोग बोलते बिઝનેસ વાળાને મજા છે, ભાઈ મજા નથી, બિઝનેસ વાળાને 24 કલાક મગજ અને ચલાવવું જ્યારે પડે છે। ફરવું હોય ત્યારે 24 કલાક ત્યારે ફરો. ચાલુ જ હોય. હા, તો આ એક વસ્તુ છે કે તમારું પેશન અને તમારા જે ડ્રીમ્સ છે એને સુધી પહોંચવું છે તો તમારે 24/7 એના ઉપર વર્ક ક્યા કરવું બાત પડે। હે, ક્યા બાત. તમે ખાલી 8 કલાક કામ કરીને કે 6 કલાક કામ કરીને તમારા વિઝન સુધી નહીં પહોંચી શકો। ધેટ્સ ઇટ। હું જે બોલું છું લગભગ બધું એ જ વાતો આવે છે. 20 વર્ષ સુધી મેં દિવાળી, ધૂળેટી, ઉત્તરાયણ નથી ઉજવી. પૈસાનું ટેન્શન હતું. એક જ કે પૈસા કમાવા છે, નામ કમાવું છે. તો જે લોકો ટાઈમ જોઈને કરે છે એને ભગવાન માપીને આપે છે, જે ટાઈમ જોયા વગર કરે છે એને ભગવાન લિમિટ બહાર આપે છે. તો દરિયો આપવા બેઠો છે, આપણે ભિખારીઓ ચમચી લઈને ઊભા છીએ, માગતા भी नहीं आवड़તું આપણને। So true. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारे यहाँ आए और हमारे लोगों को अच्छी बातें बताई। पर मैं सबको ये बताता हूँ कि अगर आपने सोलर नहीं लगवाया तो आज ही लगवा लीजिए, क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. ધન્યવાદ સંજયભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ।